बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 1 चल रहा था और चैप्टर 1 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने लगा है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 42 और अगले 2 लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में डिजीज़ कंट्रोल और उसके हमने पढ़े थे जी 3 मेथड थे। एक प्रिवेंटिव मेजर्स था कि अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, एहतियात कीजिए, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कीजिए, जो सबसे पहला और सबसे बेस्ट वे है। दूसरा हमने कहा फ़र्ज़ कीजिए आपको मालूम है एहतियात नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बीमारी हो ही जाएगी, इन्फेक्टेड एजेंट आप तक आ ही जाएगा, तो फिर दूसरा तरीका उसके लिए आप क्या कर लीजिए, वैक्सीनेशन करवा लीजिए ताकि पहले से आपकी बॉडी में क्या अवेलेबल हो, इम्यूनिटी अवेलेबल हो। फिर तीसरा था कि सपोज कीजिए आपको वो भी नहीं कर पाए तो आपको डिजीज़ हो गई, तो अब आज हम पढ़ेंगे कि जब आपको डिजीज़ होगी तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करनी है, ड्रग ट्रीटमेंट करनी है, मीन दैट यूज़ ऑफ मेडिसिन। कि अब फाइनल जो तरीका है वो ये है कि बीमारी आपको हो चुकी है, आप प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं कर पाए, आप वैक्सीनेशन जो थी वो नहीं करवा पाए और अब आप जो है वो क्या हो चुके हैं, इन्फेक्टेड एजेंट हो चुके हैं। जब आप इन्फेक्टेड एजेंट हो चुके हैं तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ड्रग ट्रीटमेंट यूज़ करनी है, मेडिसिन यूज़ करनी है ताकि आप अपने आप को रिकवर कर सकें इस डिजीज़ से। और याद रखिएगा ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ड्रग ट्रीटमेंट सारा जो है वो लॉन्ग में आपने अच्छे तरीके से याद करना है। फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक। अब एंटी स्टैंड्स फॉर अगेंस्ट यानी किल करना, बायोटिक स्टैंड्स फॉर लाइफ, सो एंटीबायोटिक स्टैंड्स फॉर अगेंस्ट लाइफ, यानी कि दीज आर दोज मेडिसिन विच आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। तो ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बाय नेचर लाइफ है। तो वर्ड आपको बता रहा है एंटीबायोटिक मीन अगेंस्ट लाइफ, मीन विच विल यूज लाइफ, मीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। लेकिन कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को किल करेंगे जो आपकी बॉडी में क्या कर रहे हैं, डिजीज काज कर रहे हैं। अब अगर आप वायरस के बारे में आए तो आपको पता है वायरस में लाइफ नहीं है, तो एंटीबायोटिक कभी भी वायरस के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं की जा सकती, कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी एंटीबायोटिक जो है वो वायरल इन्फेक्शन के लिए कभी भी यूज़ नहीं हो सकती। लास्ट लेक्चर में जो आपने वैक्सीनेशन पढ़ा वहाँ आपने पढ़ा था वो वायरल इन्फेक्शन के लिए भी होता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी होता है। लेकिन जो हमारे पास जो है ड्रग ट्रीटमेंट ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए होती है, ये वायरल डिजीज़ के लिए नहीं होती। हमारे पास क्या है, द एंटीबायोटिक्स आर ओनली यूजफुल इन बैक्टीरियल डिजीजेज, यानी ये वायरल डिजीजेज के खिलाफ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, बैक्टीरिया हमारे पास समटाइम ऐसा भी होता है कि वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक। तो अगर तो बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस शो नहीं की हुई तो तब तो ये आपके लिए क्या होंगी, फेवरेबल होंगी। लेकिन अगर एंटीबायोटिक के खिलाफ उन्होंने रेजिस्टेंस शो कर ली है तब एंटीबायोटिक का भी कोई असर आपकी बॉडी पे नहीं होता। तो ये पहला मेथड था जो ड्रग ट्रीटमेंट में था। द नेक्स्ट वन इज रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी क्या होता है, कैंसेरियस पार्ट के ऊपर हम एक्सपोज करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस, और डेफिनेटली वेवलेंथ रेडिएशंस की जो है वो किससे निकलेंगी, किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलेंगी। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया जाएगा, उससे शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं वो निकाली जाएंगी और वो डायरेक्ट एक्सपोज की जाएंगी एग्जैक्ट उस पार्ट को जो कैंसेरियस है। जैसे आपको यहाँ पे ये कैंसेरियस पार्ट नजर आ रहा है, तो एग्जैक्ट कैंसेरियस पार्ट के ऊपर क्या किया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है इन रेडिएशंस को। तो ये क्या करेंगी, ये रेडिएशन जब उस पर एक्सपोज करेंगी तो इनका बेनिफिट क्या होगा, ये उस कैंसेरियस पार्ट को किल कर देंगी। रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल आप क्या करते हैं, बार बार वक्फों के बाद इसको क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं ताकि इनको क्या किया जाए, किल किया जाए। कैंसेरियस पार्ट को किल करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो है वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस डाली जाती हैं which will be produced from the radioactive material, this mechanism known as रेडियोथेरेपी। तो कैंसेरियस जो है वो ट्रीटमेंट के लिए, ये कैंसेरियस सेल्स को ख़त्म करने के लिए ये बड़ा एक बेनिफिशियल जो है वो क्या है, स्टेप है। और एक होता है आपका कीमोथेरेपी। कीमो स्टैंड्स फॉर केमिकल, तो जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एंटी कैंसर केमिकल यूज करते हैं ताकि पेशेंट को हम क्या कर सके, रिकवर कर सकें। और इनको भी एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद बार बार रिपीट किया जाता है। मीन एक दफ़ा आपने वो कीमो लगा दी, मेडिसिन बॉडी में इंजेक्ट कर दी, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपकी बॉडी में वर्क करेगी। एक टाइम पीरियड के बाद दोबारा उसको आपकी बॉडी में क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा।
केमिकल जब यूज़ किया जाए ताकि कैंसरियस सेल्स को ख़त्म किया जाए तो वो आपका कीमोथेरेपी होगा, और जब रेडिएशन जो है वो एक्सपोज की जाए कैंसरियस पार्ट पे ताकि उनको किल किया जाए तो वो आपका रेडियोथेरेपी होगा। अब कीमोथेरेपी जो है जब आप केमिकल यूज़ करते हो तो नो डाउट बड़ा एक अच्छा मैकेनिज्म है कि केमिकल्स आप खाओगे, मेडिसिन आप खाओगे या आपकी बॉडी में इंजेक्शंस वगैरह जाएंगे, वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी में कैंसरियस पार्ट को किल कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इनसे नुकसान ये होता है कि ये बाज़ का बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। जब ये नॉर्मल सेल्स को भी किल कर देते हैं तो इसलिए इसको यूज़ करना बेनिफिट भी है लेकिन इसका नुकसान भी है, क्योंकि ये नॉर्मल सेल्स को भी बड़ी आसानी से किल कर देता है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी शॉर्ट क्वेश्चन में भी बड़ी दफ़ा आया है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है जी आपके पास जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी क्या होता है, बेशुमार डिजीज़ हमारे अंदर ऐसी होती हैं जो डिजीज़ हुई, आपने केमिकल यूज़ किए, मेडिसिन यूज़ की, आप बिल्कुल क्या हो गए, रिकवर हो गए। लेकिन बेशुमार बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बॉडी के अंदर जीन के ख़राब हो जाने से हो जाती हैं। जब वो जीन के ख़राब होने से हो जाती हैं तो डेफिनेटली वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती जब तक कि आप ख़राब जीन रिप्लेस ना कर दें विद द नॉर्मल जीन। तो ये एक बड़ी एक न्यू स्ट्रैटेजी है, एक नई टेक्निक है जो यूज़ की जाती है डिफेक्टिव जीन को रिपेयर करने के लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल जीन लेते हैं और वो नॉर्मल जीन जो है वो इंसर्ट कर देते हैं इनटू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या हो, अब नॉर्मल जीन हो। जब आप उसमें नॉर्मल जीन डाल देते हैं तो वो नॉर्मल जीन जाके अपना नॉर्मल फंक्शन जो है वो शुरू कर देता है, जिससे आसानी के साथ हम उस डिजीज़ को क्या कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके अंदर डायबिटीज़ की डिजीज़ है, उसमें भी जीन क्या हो गया, ख़राब हो गया, या सिकल सेल की डिजीज़ है उसमें भी क्या हो गया, जीन ख़राब हो गया। इसी तरह की बेशुमार डिजीज़ होती है जिनमें जीन ख़राब होता है। तो जब आप जीन इंसर्ट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं। याद रखिएगा, जब हम जीन इंसर्ट करते हैं तो वो हम डालते हैं एक स्पेसिफिक सेल के अंदर और उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो सेल। ये बॉडी के स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल याद रखिएगा, these are undifferentiated cells and they have ability to reproduce again and again and they can form different cells for the different parts of the body। तो ये बार बार डिवाइड होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं, सेल्स बना सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बोन मैरो सेल के अंदर डाल देते हैं। बोन मैरो सेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। जब ये बार बार जो है वो क्या करता है, डिवाइड होता है, तो ये नॉर्मल सेल्स बनाना शुरू करता है, उसमें नॉर्मल जीन होता है। इस तरह नॉर्मल जीन आपकी पूरी बॉडी में प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाता है और वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करवाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है जी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब इसमें क्या है, अगर आपकी जो है वो सराउंडिंग में कोई जो है वो एनिमल की या प्लांट की डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट होना शुरू हो गई तो हम उससे बचाने के लिए हर पॉसिबल मेथड अडॉप्ट करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, बाकायदा छोटे छोटे सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करते हैं उस बीमारी के बारे में। हम उस बीमारी की सिम्टम्स बताते हैं, कॉजेटिव एजेंट बताते हैं और लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस जनरेट की जाती है कि ये बीमारी किस तरह होती है और इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी कि जब डेंगू आया तो डेंगू के लिए जितने भी इकदाम किए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो सारे के सारे जो हैं वो डेंगू मुहिम जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट की। सो आपके पास क्या होगा, कंबैटिंग डिजीज यूटिलाइजिंग ऑल मेथड एज एंड व्हेन रिक्वायर, इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी इसका, कि इसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिटी के लोगों को बाकायदा जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बीमारी के बारे में उनको बताते हैं और उनके अंदर अवेयरनेस जनरेट करते हैं कि भाई ये बीमारी है, ये उसका कॉजेटिव एजेंट है, इस तरह ये बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र होती है और इस तरह इससे बचा जा सकता है। सो रिक्वायर अवेयरनेस of the community about the severity of the problem and cause and its remedies। तो हम उसका कंट्रोल कैसे है, उसका जो है वो कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये सब कुछ जो है वो इसकी अवेयरनेस लोगों में जनरेट करते हैं ताकि लोग अपने तौर पे इनसे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आइए जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। पास्ट पेपर में बड़ी दफ़ा आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग। सो क्लोनिंग। सो व्हाट इज़ क्लोनिंग? क्लोनिंग an artificial method mostly used for animal
और जिसमें हम करते क्या हैं, जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म बाय यूजिंग सिंगल सेल। तो एक सिंगल सेल को इस्तेमाल करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बना लेना, जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी बना लेना, मीन जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसका जेनेटिक मटेरियल भी एग्जैक्ट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसा होगा। तो जब जेनेटिक मटेरियल सेम होगा तो डेफिनेटली जो मॉर्फोलॉजी होगी, जो बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी आपस में बहुत ज्यादा क्या होंगे, मैच करते होंगे, सेम होंगे। सो जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज बना लेना क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। और जो मेंबर्स इस प्रोसेस से बनाए जाएंगे उन मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन स्टैंड्स फॉर कॉपी। तो अभी आपने कहा प्रोसेस था क्या, कि जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाए। तो प्रोसेस जिसमें जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाएंगी वो होगा क्लोनिंग। और वो जो मेंबर आपके पास बनेंगे जो एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी होंगे, जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम होगी, वो आपके लिए क्या कहलाएंगे, वो एक दूसरे के क्लोन कहलाएंगे। और अगर क्लोन की आपने डेफिनेशन करनी हो तो क्लोन क्या होता है, इंडिविजुअल या सेल, यानी सेल भी आप क्लोनिंग से बना सकते हो, इंडिविजुअल भी बना सकते हो। मीन अगर आप यूनिसेलुलर की क्लोनिंग कर रहे हो तो वो आपके पास सेल्स हैं, मल्टीसेलुलर की क्लोनिंग कर रहे हो तो वो आपके पास मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल्स हैं। सो सेल्स आर इंडिविजुअल एंड ऑल इट्स एसेक्सुअल प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। तो डेफिनेटली मैंने शुरू में बता दिया क्लोनिंग जो है वो क्या है जी, एसेक्सुअल मेथड है। तो जब आप एसेक्सुअल मेथड से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हो तो ये प्रोसेस होगा क्लोनिंग। और उन इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। नॉर्मली एनिमल जो है इस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करते। जैसे ही नया इंडिविजुअल बनेगा उसमें कोई ना कोई क्या होता है, चेंज होता है, कोई ना कोई वेरिएशन होती है। लेकिन कुछ हमारे पास प्लांट्स ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी हद तक ये वाला प्रोसेस रेगुलर मैनर में परफॉर्म कर रहे हैं और वो रेगुलर मैनर में जो है वो क्लोनिंग करके क्लोन पैदा करते जा रहे हैं। सो क्लोनिंग का प्रोसेस आया कहां से, डिस्कवरी ऑफ द क्लोनिंग। याद रखिएगा 1997 में फर्स्ट टाइम स्कॉटलैंड के अंदर एक शीप को क्लोन किया गया जिसको डॉली कहा गया। इस शीप को फर्स्ट टाइम क्या किया गया, क्लोन किया गया। और इसके बाद अब तक बेशुमार एनिमल, मिसाल के तौर पर माइस वगैरह, काउज वगैरह और भी बेशुमार एनिमल्स क्या हो चुके हैं, क्लोन हो चुके हैं। यानी एग्जैक्ट उनकी कॉपीज हम क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब क्या मेथड है, किस तरह क्लोनिंग की जाती है, किस तरह एक ऑर्गेनिज्म जैसा हम बिल्कुल नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं जो बिल्कुल उसी की कॉपी होता है। तो आइए जी जरा इस मेथड को गौर से देखिएगा। द फर्स्ट वन, न्यूक्लियस फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव। अब देखिए ना, आप स्पर्म और एग जब आपस में फ्यूज करते हैं तो फीमेल की बॉडी में एक सिंगल सेल बनता है जिसे आप जाइगोट कहते हैं। और वो जो सिंगल सेल होता है वो जिम्मेदार होता है जिसने कंप्लीट इंडिविजुअल को बनाना होता है। हम क्या करते हैं, उस जाइगोट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे उस जाइगोट को सिलेक्ट किया उसके बाद आपने क्या करना है, एक और सेल सेलेक्ट करना है जो फुली डेवलप इंडिविजुअल होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक इंडिविजुअल ए है, उसकी मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉपी बनाना चाहता हूँ। तो मैं एक इंडिविजुअल, वो जो ए मैंने सेलेक्ट किया है उसमें से एक सेल को सिलेक्ट करूंगा। और याद रखिएगा वो सेल हमेशा क्या होना चाहिए, सोमैटिक सेल होना चाहिए जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो, 2n हो। तो मैंने क्या किया, एक सेल सेलेक्ट कर लिया जो कि इंडिविजुअल का है जिसकी मैंने कॉपी बनानी। और दूसरी तरफ से मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया जो कि मेरे पास क्या है, जाइगोट है। अब क्या किया जाएगा, जाइगोट का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाएगा और वो जो फुली इंडिविजुअल सेल है उसको क्या किया जाएगा, उसका न्यूक्लियस उस जाइगोट में हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही इंसर्ट कर देंगे तो जाइगोट आपका क्या हो गया, अल्टर्ड, क्योंकि उसका अपना आपने न्यूक्लियस जाया कर दिया है और उसमें एक नया न्यूक्लियस आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया है उस इंडिविजुअल के सेल का जिसकी आप क्लोन करना चाहते हैं। अब ये जो जाइगोट है वो एक सूटेबल वॉर्म के अंदर, एक फीमेल के वॉर्म के अंदर डाल दिया जाएगा जहां ये क्या करेगा, अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा। और जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा तो जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा उस इंडिविजुअल की जिसका न्यूक्लियस आपने क्या किया है, यहां पे जो है वो इंसर्ट किया है। तो इस तरह आपने क्या कर दी, क्लोनिंग कर ली। जरा इस प्रोसीजर को गौर से देखिएगा। ये हमारे पास जो है वो एक जो है एक शीप है, ये दूसरी शीप है। तो हमने क्या किया, इसका जो है वो एक सेल निकाल लिया और इधर से हमने क्या निकाल लिया जी, जाइगोट निकाल लिया। अब इस जाइगोट के न्यूक्लियस को हम डिस्कार्ड करके इसका न्यूक्लियस यहाँ पे क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक जो है वो अल्टर्ड जाइगोट हो गया। इस अल्टर्ड जाइगोट को हम इंसर्ट कर देंगे एक नई फीमेल के अंदर। अब वो नई फीमेल जो है उसके अंदर ये जाइगोट जाके डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा और जब इंडिविजुअल बनेगा वो इंडिविजुअल एग्जैक्ट उस जैसा होगा जिसका आपने क्या किया है, न्यूक्लियस यूज किया है। सो
ये तो था एक आर्टिफिशियल मेथड। क्या नेचुरली भी होती है? तो डेफिनेटली नेचुरली भी क्लोनिंग होती है। जब क्या पैदा होते हैं? आइडेंटिकल ट्विन्स पैदा होते हैं। अब आइडेंटिकल ट्विन क्या होता है? आपके पास स्पर्म और एग आपस में मिले तो जो सेल बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। अब जाइगोट में क्या स्टार्ट हो जाती है जी? क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। जब क्लीवेज स्टार्ट होती है यानी माइटोसिस से वो सेल डिवाइड होना शुरू होता है। जब वो डिवाइड होगा तो सेल पहले एक से क्या होगा? दो होगा। अब वो जो दोनों सेल्स हैं जिन्हें आप ब्लास्टोमेयर्स कहते हो, अगर उस स्टेज पर वो आपस में इकट्ठे रहने की बजाय सेपरेट हो जाए किसी भी वजह से, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो रहे हैं? सेपरेट। ये देखिए यहाँ पे वो सेपरेट हो गए। तो जैसे ही वो सेपरेट हो गए सो दोनों सेपरेट एम्ब्रियो के तौर पे बिहेव करेंगे, दोनों में माइटोसिस कंटिन्यू रहेगी और दोनों जो है वो इंडिविजुअल बना देंगे जो परफेक्ट आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या है? सिंगल सेल जो है जब उसकी अर्ली डिवीजन हुई और वो दो की स्टेज पे गया या दो से ज़्यादा की स्टेज पे गया तो वो क्या हो गया? सेपरेट हो गया। दोनों सेपरेट बिहेव करेंगे सेपरेट एम्ब्रियो के तौर पे, और वो जो सेपरेट एम्ब्रियो है जब वो डेवलप होंगे नए इंडिविजुअल में तो जो नए इंडिविजुअल बनेंगे वो बिल्कुल आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विन्स। तो आइडेंटिकल ट्विन्स एक नेचुरल जो है वो फिनोमिना है जो हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है वो होता है। बहुत रेयर होता है लेकिन होता ज़रूर है, जिसमें बिल्कुल सेम ऑर्गेनिज्म बनते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल भी क्या होता है? सेम होता है। तो क्लोनिंग जो है वो नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है। नेचुरल हमें करना पड़ती है, आर्टिफिशियल हमारी बॉडी में जो है वो कुदरत खुद ब खुद करती है। सो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों का आपको जो है कंपैरिजन पता चल गया। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या हैं क्लोनिंग के? तो देखिए ना, एक इंडिविजुअल जैसा एग्जैक्ट सेम कॉपी आप बना रहे हैं। आप जो है वो एक एनिमल जैसा करेक्टर, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स थे वही वाले करेक्टरिस्टिक्स जब नया इंडिविजुअल बनाएंगे उसी जैसा, उसी के अंदर वही करेक्टर इनहेरिट हो जाएंगे क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेम है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप इंडिविजुअल की एग्जैक्ट कॉपी जो है वो बना रहे हैं, यानी जो डिज़ायर करेक्टर आप चाहते हैं आपके पास ख़त्म ना हो, दोबारा बार बार उनकी क्लोनिंग करके नए इंडिविजुअल में वही करेक्टर आप क्या करते जा रहे हैं? इनहेरिट करवाते जा रहे हैं। सो ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकल आइडेंटिकल। तो ऑफस्प्रिंग क्या होंगे? जेनेटिकल आइडेंटिकल। और डेफिनेटली आप क्लोनिंग करते वक्त उन्हीं इंडिविजुअल्स को जो है वो गौर करेंगे या उन्हीं इंडिविजुअल की करेंगे जो आपके लिए फेवरेबल हो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे गाय की क्लोनिंग करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती है या जिसका गोश्त बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह हम जो फेवरेबल करैक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल्स होते हैं उनको ज़्यादातर क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। आपकी बुक पे एक टर्म लिखी हुई है यूजेनिक एम्स, कि क्लोनिंग जो है वो यूजेनिक एम्स के लिए होती है। सो यूजेनिक एम्स स्टैंड्स फॉर वो ऑफस्प्रिंग जो ज़्यादा फेवरेबल हों, जिनके अच्छे करैक्टरिस्टिक्स हों, उनके ही नए ऑफस्प्रिंग हम बनाने के लिए इनको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। सो अब जो आपके पास यहाँ ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगे। आपने सिंगल सेल यूज़ किया है लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स जो होंगे वो दो पेरेंट्स से आ रहे होंगे। तो डेफिनेटली देखिए ना, फुली डेवलप इंडिविजुअल जिसका आपने सेल लिया है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो 2n है। तो वो कहाँ से आए थे? वो स्पर्म और एग से आए थे। जब वो स्पर्म और एग से आए थे तो उस इंडिविजुअल के अंदर जिसका आपने न्यूक्लियस यूज़ किया है उसके 2n क्रोमोसोम, n उसकी मदर से आए हैं तो n उसके फादर से आए हैं। वही न्यूक्लियस जब आप जो है वो क्लोनिंग में यूज़ करें तो इस क्लोनिंग के अंदर जो 2n है वो आ जाके दो पेरेंट से रिसीव होने वाले क्या हैं? क्रोमोसोम्स हैं। सो दिस यूज टू प्रोड्यूस जेनेटिकल आइडेंटिकल कैटल्स एंड अदर फॉर्म्स एनिमल। और ज़्यादातर जो है वो वैल्यूएबल जो हॉर्सेस वगैरह होते हैं उनकी जनरेशन्स को पैदा करने के लिए हम इस मेथड को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी मैन वर्सेस क्लोनिंग, यानी क्या ह्यूमंस की क्लोनिंग की जा सकती है, हो रही है, कर सकते हैं? तो एट सम प्लेसेस साइंटिस्ट आर मेकिंग अटेम्प्ट टू क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो। तो कुछ जगह पर ह्यूमन एम्ब्रियो को भी क्लोन करने की क्या की जा रही, कोशिश की जा रही है। वो क्लोन कर सकते हैं, हो भी सकती है, लेकिन इसको जो है वो अच्छा खासा जो है वो रिस्पांस जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि बड़े जगह पर इसको बैन किया गया है, इसको बड़ा कंट्रोवर्सी रखा गया है। इस बात पे देखा जा रहा है कि क्या ह्यूमंस की क्लोनिंग की जाए कि ना की जाए, क्योंकि डेफिनेटली बड़ा एक इमोरल है। आप एक ह्यूमन की क्लोनिंग कर रहे हो सकता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो लेकिन किसी और के लिए क्या हो, नुकसानदेह हो। लेकिन एक और चीज़, क्लोनिंग करते वक्त जब आप एक जाइगोट को सेलेक्ट करके उसका न्यूक्लियस चेंज कर रहे होते तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट में थोड़ी सी भी चेंज आ जाए तो जाइगोट की क्या हो जाए, डेथ हो जाए। इस तरह आप एक लाइफ को क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। तो इसलिए ह्यूमंस की क्लोनिंग को बड़ा इमोरल समझा जाता है क्योंकि सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बड़े एक्सपेरिमेंट के बाद कोई एक आधा जो है वो सर्वाइव करता है जो कि प्रॉपर क्या करता है, ग्रो करता है। सो इसलिए हम जो हैं
ह्यूमंस की क्लोनिंग को है बहुत बैन किया गया है, बहुत जो है वो नापसंद किया गया, ह्यूमंस की क्लोनिंग को रोका जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में नो डाउट अटैम्प्ट्स हो रही हैं, लेकिन जो है इमोरल है और इसको करना जो है वो इलीगल कंसीडर किया जाता है। तो स्टूडेंट ये जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बल्कि दोनों टॉपिक जो हमने इस लेक्चर में किए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ये दोनों लेक्चर आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं और इनको अच्छे तरीके से जो है वो कोशिश कीजिए याद करके इनको एक दफ़ा लिखिए भी, लिखी हुई चीज़ इंसान कभी नहीं भूलता। सो इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।